क्या पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होते रहे? सर थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप जवाब देना चाहें। नहीं, डेफिनेटली क्यों नहीं, मतलब एक पाकिस्तान का मामला, हम दोनों पाकिस्तानीज बैठे हैं और डेफिनेटली हमें मतलब हमें इस अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए। जी सर। यहाँ हम मेहनत कर रहे हैं और वहाँ अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वो मैं समझता हूँ हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स इन वेन है। अब वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी होती है हाउसिंग सोसाइटीज़ में? ओवरसीज पाकिस्तान, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं। बिल्कुल। अब अल्टीमेटली पैसा डूबा है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का। फिर हमने कोविड के दौरान एक प्रोजेक्ट किया, यानी हमारा प्लान तो ये था कि वी विल मेक अ चेन ऑफ फार्मेसीज। ठीक है, यानी कि आपने अपने सऊदी सेटअप से हट के पाकिस्तान में भी बिजनेस का मौका ढूंढना चाहा। अच्छा, अब वो वहाँ पे फिर मैंने कुछ किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया। सही। अब सिचुएशन उसकी ये देखें कि एक ही फार्मेसी के ऊपर 5 महीने में कुछ 7 जो है वो वारदातें चोरी की और डकैती की हो गई। ओके। एक ही महीने के अंदर 3 डकैती की वारदातें हो गई। डॉलर की एग्जैक्ट वैल्यू मैं समझता हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करूँ तो वो 175 होनी चाहिए, यानी व्हेन कंपेयर टू रुपी, यानी 175 रुपीज इक्वल वो होना चाहिए $1। ओके। बट आई बिलीव कि ये 150 से ऊपर नहीं होना। हुकूमत और पब्लिक सेक्टर अपनी क्रेडिबिलिटी सर कैसे बेहतर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बहुत से लोग जानते हैं कि मैं इस वक्त सऊदी अरेबिया के टूर पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपना उम्रा किया मैंने, तो कुछ टाइम बचा मेरे पास, तो सोचा यहाँ की कम्युनिटी से कुछ इंटरव्यू किए जाएं और पाकिस्तान के मुतालिक डिफरेंट सवाल किए जाएं, यहाँ पे बिजनेस के मुतालिक सवाल किए जाएं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नदीम साहब, जो कि बिजनेसमैन है और तकरीबन अरसा दराज 18 साल से कारोबार कर रहे हैं और तकरीबन 28 साल इनको हो गए सऊदी अरेबिया में रहते हुए। बड़ी मुश्किल से इनका टाइम मिला, तो जल्दी से अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। आए सीधा चलते हैं नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आने का और टाइम देने का। नहीं, इट्स रियली अ प्लेजर। मैं समझता हूँ कि आपने टाइम निकाला और ये एक लाइट सी गुफ्तगू में हम कुछ अपना मैसेज जो है वो अपने इनर सेल्फ को कुछ रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली हम दोनों पाकिस्तानी हैं, माशाल्लाह प्राउड पाकिस्तानी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में बात करें, कैसे चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं सर। बिल्कुल, देखिए यहाँ जब कम्युनिटी रह रही होती है ना, तो हमारे दिल तो पाकिस्तान के साथ ही धड़कते हैं सर। ठीक जी। और वहाँ कुछ थोड़ा सा टर्मोइल हो तो हम लोग डेफिनेटली उसको महसूस भी करते हैं और एक डिप्रेसिव सिचुएशन भी उसको हो जाती है हमारी। सो आई बिलीव कि बिल्कुल ओवरसीज कम्युनिटीज़ जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अपना डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपनी वॉइस जो है वो यानी रेस करते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि उनको सुनने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो भी एक ऐसी, यानी वो पाकिस्तान के लिए शायद वो ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से दूर होते हैं। बिल्कुल सर, ऐसी दिल धड़कता है। स्टार्ट करते हैं सर पहले सवाल से। जी बिल्कुल सर, जैसे कि देखा जा रहा है हमारे मुल्क में इस वक्त एक सियासी हैजान और मौशी बहरान देखा जा रहा है, सर इसकी क्या वजह है? देखिए अहमद, वजूहात तो बहुत सी हैं। सही। मैं समझता हूँ कि शायद हम उनको इस वक्त पूरी जो वजूहात हैं उनका अहाता नहीं कर सकते और बहुत सी वजूहात का हम अहाता करना भी नहीं चाहते, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारा फेस है जो फिर हम आम पब्लिक तक नहीं पहुंचाना चाहते। मैं ये समझता हूँ कि ये जितने पॉलिटिकल टर्मोइल है, ये इकोनॉमिक वर्स्ट कंडीशंस हैं, ये एक दिन की पैदावार नहीं है। दे हैव टेकन ईयर्स ओवर ईयर्स और प्रॉबली जो आने वाली जो भी हुकूमतें रही हैं पास्ट में, यानी एक के बाद एक, उनके कोई ऐसे मैंने कम अज़ कम लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं देखे जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे काम करे। और मतलब इस तरह की सिचुएशन जो अब हम फेस करें वो ना आती कुछ, यानी एक लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। अब देखें, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जो स्टूडेंट यूनियन है, मैं खुद भी एक तालिब इल्म रहनुमा रहा हूँ। ज़बरदस्त सर। स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो उनको नर्सरीज कहा जाता है। सही। कि वो सियासतदान पैदा करती हैं
वो हमें लीडरशिप देती है, एंड इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि वो देती रही है। अब आज के बड़े सियासतदानों को देख लें तो वो कहीं ना कहीं मुंसलिक रहे हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, उनका एक रोल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक तो हमने उन पर पाबंदियां लगाई, मैं समझता हूँ एक अच्छा डिसीजन नहीं था। सही। ठीक जी। फिर उसके साथ साथ हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को फ्लोरिश नहीं होने दिया। सही। इसमें सियासतदान भी इक्वली जिम्मेदार हैं। सही। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज दिया, उनमें अदम बर्दाश्त था। सही। हमारे मुल्क में रिवेंज की पॉलिटिक्स रही है, और सियासत बाय फॉर यू कैन से फॉर अ बेनिफिट, में सिंपल सा वर्ड, सब अपने मफाद के लिए आए बेसिकली। तो वो जब आएंगे, हुकूमतें आई, उन्होंने दूसरों का एहतसाब किया जो उनसे पहले गुजर चुके थे, अपने लिए उन्होंने रास्ते साफ किए, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए, ऐसी जगहों पे आपने इन्वेस्टमेंट्स की कि आपको अल्टीमेटली इस सिचुएशन में जाना ही था। सही। सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस इस तरह से हैं कि अब पब्लिक भी तो हमारी देखे ना कि उनके पास सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जी सर। दे हैव द पावर टू वोट। अब बज़ाहिर तो ये सॉल्यूशन है सर। बज़ाहिर है, लेकिन आई मीन दे हैव पावर टू वोट। आया वो साफ सुथरी पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, या वो ऐसी यानी जो है वो पढ़े लिखे लोगों को वो एक्सपोजर देते हैं। हमारे यहाँ तो एक ऐसा कल्चर है कि जो पैसे फेंकता है वो इलेक्शन जीत जाता है। बेशक। आपको उसको भी करेक्ट करना है। आज 80s में ऐसा नहीं था। ठीक जी। और अब अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस पर आए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत से वसाइल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वसाइल से मालामाल किया हुआ है। सर, हमारी एग्रीकल्चर, हमारे मौसम, हमारी आप ये कहें कि नदरन एरियाज, पूरी दुनिया फोकस कर रही है कि वो जितने ज़्यादा टूरिस्ट कैटर कर सके। ऑफ कोर्स यस। अनफॉर्चुनेटली हम कर ही नहीं सके सर। हमारे जैसी खूबसूरती मेरा ख्याल पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी जिसमें थोड़ी बहुत भी है, जैसे स्विट्जरलैंड भी ले लें, पाकिस्तान के निस्बत में समझ लो कम वहां पे। हाँ जी, अब देखें ना, पूरा यूरोप क्या पूरी दुनिया से वहां पे लोग वहां जाते हैं। और हमारे पास बहुत अच्छी सर लैंडस्केप और नेचुरल सीनरी मौजूद है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने की वजह से लोग नहीं ना होने की वजह से सिक्योरिटी के मसले हो जाती हैं। फिर हमारी जो पब्लिक है उनके मेंटालिटीज की वजह से भी जो है वो एक टूरिस्ट हमारी तरफ नहीं आता। तो सर वो आपके ख्याल में जो इलेक्शन है तो वो क्या पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होते रहे? सर थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप जवाब देना चाहें। नहीं, डेफिनेटली क्यों नहीं, मतलब एक पाकिस्तान का मामला, हम दोनों पाकिस्तानीज बैठे हैं और डेफिनेटली हमें अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए। जी सर। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए आज तक। मैं ये बिलीव करता हूँ, शायद कोई एक आध, यानी लोग कहते हैं कि 70s में फ्री एंड फेयर थे। सही। तो आई वाज नॉट बोर्न दैट टाइम, तो मैं मतलब वो हिस्टोरिकली ही उसको किताबों में ही पढ़ा। और ये ही एक बड़ी, आप समझ सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की रीज़न है। हमने अच्छी वज़ादार पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको हमने रूट आउट किया अपनी पॉलिटिक्स से, और जिसका नुकसान फिर फेडरेशन को हुआ है, मुल्क को हुआ है, आम आवाम को हुआ है, हमारे इदारों को हुआ है। बेशक जी। सर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो हमारी एक हिजान और बहरान की सूरत हाल है, इससे सर क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कैसे सर इससे बेहतरी आ सकती है? देखें अहमद, लिविंग अवे फ्राम द कंट्री इज़ नॉट समथिंग सिंपल। ऑफ कोर्स सर। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, एक बिजनेस करता हूँ। आप उन लोगों के बारे में भी सोचें जो पाकिस्तान से आते हैं अच्छी उम्मीदें लेके। बेशक सर। और ब्राइट फ्यूचर के लिए हाँ जी आते हैं, और उनको कोशिश ये उनकी होती है कि हम यहाँ से कुछ सरमाया इकट्ठा करें, फिर अपने मुल्क में जाएं, वहाँ काम करें। बेशक सर। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसी है कि जो भी सऊदी अरेबिया से, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं अपनी मिसाल दूंगा, यहाँ की मिसाल दूंगा। बिल्कुल। अगर कोई गया भी है फॉर गुड तो वो बाद में वापस आ गए, उसको पाकिस्तान की सोसाइटी ने एम्ब्रेस नहीं किया। हाँ सर, कुछ सेम कंडीशन इस वक्त मेरे पे भी चल रही है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो जानते हैं इस कंडीशन को। जी, तो सोसाइटी एम्ब्रेस नहीं करती। मतलब उनके पास वो जाते हैं, पैसे भी लगाते हैं,
ऐसा ही है सर। ठीक है जी, खुशी फिर से वो- जाते हैं कि हाँ हम जी, अपने मुल्क में वापस जा रहे हैं जी, खुश होते हैं, वहाँ है मुल्क हमारी। बिल्कुल। और फिर वो क्या होते हैं कि अल्टीमेटली वो फिर अपना सारा सरमाया जाया करके वापस आ जाते हैं। बहुत सी एग्जांपल्स हैं मेरे सामने, बहुत सी और बहुत सी वजूहत हैं कि क्यों सरमाया जाया हो जाता है हाँ उनका। जी। अब कम्युनिटी कैसे देखती है उनको, तो वो मतलब उनके जहन में एक बात होती है कि हमारे वहाँ स्टेबिलिटी हो, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, हम वहाँ काम कर सकें। एटलीस्ट अगर हम काम ना कर सकें तो वहाँ हमारे बच्चे जो है वो एक उनका मुस्तकबिल महफूज हो, वो एक यानी महफूज एटमॉस्फेयर में रहें। ये चीज़ें भी वहाँ पे उनको परेशान करती हैं और इस तरह नहीं होता। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि देखिए हम क्या तहफ़्फ़ुज़ात हाँ सर? जी, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं कि यहाँ हम मेहनत कर रहे हैं और वहाँ अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वो मैं समझता हूँ हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स इन वेन है। अगर हम वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो विद द टाइम वो डिवैल्यू हो जाती हैं। ओके। और आप यकीन करें कि यहाँ रहने वाले लोग वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। यस सर। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, आप यानी अब्रॉड परचेज कर सकते हैं, लाइक यूरोप, कनाडा, अमेरिका, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। सो अब रिसेंट सिचुएशन में वो लोग पैनिक हैं। उनकी ऐसी सिचुएशन है, वो कहते हैं कि जी वो हमने आज से 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की, अगर हम उनको इंटरनेशनल करेंसी में कैलकुलेट करें तो हम वहीं बैठे हुए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स वहीं के वहीं हैं। जबकि अगर हम वही पैसे किसी यूरोपियन कंट्री में या जिधर भी कनाडा पाकिस्तान से में बाहर या बैठे। अमेरिका में लगाते तो वो कोई 7-8 गुना बढ़ चुकी होती। सही। ठीक जी। तो एक कंसर्न है कि हम पैसे भी भेजते हैं और हम वहाँ पे प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम बिजनेस करते हैं। अभी रिसेंटली मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था, देख रहा था, कुछ इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज को बैन किया गया। अब वहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी होती है हाउसिंग सोसाइटीज में? ओवरसीज पाकिस्तान की, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं। बिल्कुल। अब अल्टीमेटली पैसा डूबा है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का डूबा है। सही। तो गवर्नमेंट को ऐसे एक्शंस पहले करने चाहिए कि भाई एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका कोई एक होंगे ना, उसके एक SOPs होंगे कि भाई आप ये डॉक्यूमेंटेशन और उससे एक सोसाइटी उस प्रोसेस से गुजर के अप्रूव होनी चाहिए। और फिर कोई बंदा उसको खरीद रहा है, हाँ, तो जब वो बिक जाती है फिर वो समझ आती है तो गैर कानूनी थी। बिल्कुल। तो इस तरह की यहाँ पे हमें काफ़ी एप्रीहेंशंस हैं, हमारे खदशात हैं, मुल्क के हवाले से, मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से, इकोनॉमिक सिचुएशंस के हवाले से और बच्चों की तालीम के हवाले से, क्योंकि हमें फिर एक सर्टेन स्टेज पे अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। बहुत से लोग और फिर हम इस तरह से होते हैं कि हर वक्त कंसर्न रहते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में, उनकी अच्छी तालीम के बारे में। और मैं समझता हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान में पले बढ़े हैं, वहाँ पे आपने एजुकेशन सारी वहाँ से हासिल की है, आज वहाँ के माहौल ऐसे नहीं है, बहुत सी कंसर्न्स हैं जो हम प्रॉब्ली यहाँ पे ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। चलो बहुत शुक्रिया सर। सर मैं अपने टूर के दौरान काफी बिजनेसमैन को मिला यहाँ पे जो कि प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ जिस भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करें बजाय पाकिस्तान के। वो करना तो चाह रहे हैं, कुछ चीजों का आपने बता भी दिया कि ऑब्वियसली क्या मसले मसाइल है, कोई और पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहें? वो यहाँ पे तो इन्वेस्ट करके बेनिफिशियल बना लेते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो करने चाहते भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन नहीं वो कर सकते सर थोड़ा सा हिस्सा भी इन्वेस्ट। तो क्या वजह से इसको? देखें अहमद, इनफैक्ट इट्स मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सही। आपके पास मौके कहाँ पे हैं, आप फ्लोरिश कहाँ कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपको पहले अपना आप भी देखना जी। ना। अब देखिए कि अगर यहाँ कोई बिजनेसमैन बैठा हुआ है, जो आपने बात की वो इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। हमारे भी सर्कल में ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर उसने 2 फैक्ट्रीज लगा दी हैं तो वो तीसरी लगा रहा है और अपनी फॉरेन कंट्री में लगा रहा है। बिल्कुल, वो फ्लोरिश कर रहे हैं। और अगर उसका बिजनेस जो है वो लेट्स से कि वो कुछ चंद शहरों तक महदूद है तो वो उस नेटवर्क को ज्यादा कर रहे हैं। सही। इसकी सबसे बड़ी वजह सऊदी अरेबिया की एक अल्टीमेट स्टेबिलिटी है। सही। दूसरी बड़ी वजह यहाँ पे बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी है। सही। तीसरी बड़ी वजह यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड हैं। चौथी बड़ी वजह यहाँ पे अगर पॉलिसीज हैं
तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं और आपका रिटर्न जो आप इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न बहुत फास्ट है। जबरदस्त, तो लोग इसलिए प्रेफर करते हैं। एंड देन नाउ यू कैन कंपेयर विद पाकिस्तान। मैं अपनी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जी जरूर सर। मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, मैंने 2 फार्मेसीज बनाई और मुझे भी वो मोहब्बत वतन की थी कि भाई हमें इसको वहाँ भी कुछ करना सर ये चाहिए। किस हमारे टर्म लोगों में को बनाई है अगर आप बताना चाहें? ये हम 2020 से हमने ये एडवेंचर लिया। ओके, गालिबन कोरोना के टाइम में? जी, कोविड अभी शुरू नहीं हुआ था तो हमारा पहला प्रोजेक्ट शुरू हुआ। सही। और फिर हमने कोविड के दौरान एक प्रोजेक्ट किया, यानी 2 हमारा प्लान तो ये था कि वी विल मेक अ चेन ऑफ फार्मेसीज। ठीक है, यानी कि आपने अपने सऊदी सेटअप से हट के पाकिस्तान में भी बिजनेस का मौका ढूंढना चाहा। अच्छा, अब वो वहाँ पे फिर मैंने कुछ किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया। सही। अब सिचुएशन उसकी ये देखें कि एक ही फार्मेसी के ऊपर 5 महीने में कुछ 7 जो है वो वारदातें चोरी की और डकैती की हो गई। ओके। एक ही महीने के अंदर 3 डकैती की वारदातें हो गई। ठीक जी। सर ये किस शहर में अगर आप बताना चाहें सर? लाहौर में। लाहौर में। और फिर जहाँ हुई वो एक बड़ा बिजनेस हब है, गुलशन आबी मेन है। बड़ी तशवीशनाक बात है। मेरे तो हौसले वहीं पे सारे खत्म हो गए कि लॉ एंड ऑर्डर किसी चीज कि थोड़ा बहुत अगर बंदा बना रहा है जी तो वो कोई और आके लेके अब उसमें एक और भी सिचुएशन थी, वहाँ कॉम्पिटिटर्स थे। सही। अब वो अब कंपटीशन एक हेल्दी होता है। यहाँ पे भी मैं अपने बिजनेस की बात करूँ तो एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। यार इट इज गुड, यू एंजॉय दैट कंपटीशन। ठीक जी। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन किस तरह का है कि जी किसी बंदे को भेज दिया, जी आपका ये चीज पूरी नहीं हो रही, अच्छा आप इसको ये करें। और हमने पूरे कोविड के SOPs लगाए। ठीक। पूरे के पूरे जो गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दी, क्योंकि यहाँ रहते हुए बहुत सी चीजें आप समझ जाते हैं। ठीक। हमने वो पूरी इंप्लीमेंट की। ठीक। AC साहब 2 दफा हमारी फार्मेसी बंद कर गए इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद SOPs। हाँ जी। और उन्होंने देखना नहीं गवारा किया कि ये आया, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और वो आपको लग रहा है कि एक प्रोफेशनल जेलसी में हुआ होगा? मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद वो इसको इस तरह से देख रहे थे कि उन्होंने शो करना है, कोई प्रोग्रेस दिखानी है, उन्होंने कोई अपनी अथॉरिटीज को बताना है कि ही हैज डन समथिंग, ही हैड डन समथिंग यानी आई मीन गुड फॉर हिम, या मतलब उन्होंने जी इम्प्लीमेंटेशन करवाई है। सर इसको हम अपना अल्फाज में खानापुरी भी कह देते हैं। खानापुरी में तो फिर आप ये ना कि आप चलें एक आध को आप बंद करके चले जाएं, ठीक है। आप स्पेसिफिकली हमारी फार्मेसी पे 3 दफा सर वो फिर वो किसी ने प्लांट भी किया हो सकता ना। ये तो देखें ना, फिर ये इस तरह तो कोई इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। हमें काफी वजूहात माशाल्लाह समझ आ गई है जी। सर डॉलर की स्पेसिफिकली बात करें, माशाल्लाह अभी कुछ कम हो रहा है, 300 से भी नीचे आ गया है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 250 तक आएगा? क्या इसका रेट मजीद स्टेबल होगा? इसको सर डॉलर को कैसे देखते हैं आप? देखें अहमद, ये जितनी रेज है, मेरा अपना जाती ओपिनियन है, ये आर्टिफिशियल है। रेज आर्टिफिशियल है। हाँ जी। और कुछ मुल्क दुश्मन अनासर इसके ऊपर जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। ओके। अनफॉर्चुनेटली हमारे अदारों ने भी उनका कहीं ना कहीं, मैं इसमें व्हाट कैन आई से, लेकिन जब आप किसी चीज़ को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा रहे होते और आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, अदारे होते हैं, तो फिर उनका लैप्स है। सही। ठीक जी। अच्छा, एक और बात जो मैं बिलीव करता हूँ कि यहाँ के बिजनेसमैन और वहाँ के बिजनेसमैन में फ़र्क है। यहाँ का बिजनेसमैन बहुत ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट है, ओके। ठीक है। अब यहाँ सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं तो वो सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ऑनेस्ट है। ठीक है। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन को वो मानो अनइम्प्लीमेंट करते हैं, उसको बाईपास करने की कोशिश नहीं उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। That's good. और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको रिस्पेक्ट किया जाता है और वो बहुत बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। सही। अब हम आ जाते हैं कि हमारी तरफ भी वहाँ पे क्या है कि बिजनेसमैन सिर्फ आज तक मेरा ओपिनियन है कि उसने अपने इंटरेस्ट के लिए काम किया है। सही। चाहे वो जितना मर्जी बड़ा ग्रुप है। ठीक हो मैं गया। किसी का नाम तो नहीं लूंगा,
बड़े ग्रुप्स में हमारी वहाँ समझ जाती है, हाँ समझदार हो आप। जी, बड़े से बड़े बिजनेस ग्रुप ने, छोटे से छोटे बिजनेस ग्रुप में, एक सड़क के कॉन्ट्रैक्टर ने, एक दीवार खड़ी करने वाले ने, हर बंदे ने वहां पे अपने इंटरेस्ट के लिए काम किया है। तो अब डॉलर का इन्फ्लेशन तो इस तरह, डॉलर तो एक यानी जो है वो उसकी प्राइस को आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आपका बिजनेसमैन लेके खरीदता जा रहा है, रखता जा रहा है अपने पास, फिर आप यानी जो है वो स्मगल आउट भी हो जाता है। बिल्कुल एक जी, और फिर बिजनेसमैन वही डॉलर को बाद में पाकिस्तान से बाहर भेजता है और वहां से वो अपनी जो है ना ट्रांजैक्शंस करता है। ठीक, तो सर ये कोई बेहतर हो सकता है आपके ख्याल में, नीचे आएगा? आपका क्या पॉइंट है? देखिए अहमद, जो चीजें हमने डिस्कस की हैं ना कि बिजनेसमैन ऐसे करता है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? सर आप जिस आपने बताया, यहाँ पे ऑनेस्ट हैं लोग और अब अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने भी कर रहे हैं सर। मैं इसको अगेंस्ट द स्टेट, उनके तमाम एक्शंस को अगेंस्ट द स्टेट समझता हूँ। बिल्कुल। और स्टेट के अगेंस्ट उनकी मैं इसको म्यूटिनी समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो काबिल सजा जुर्म है, वो सब काबिल सजा जराइम है। ठीक सर। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ एक अमीर मुल्क है, पैसे फ्लोरिश, बहुत पैसे का जो है वो रेल पील है। ठीक। और हर बिजनेसमैन जो है वो एक मतलब अच्छा सॉलिड बिजनेसमैन है यहाँ पे, यहाँ का लोकल बिजनेसमैन। ठीक है, यानी कि पैसा सर्कुलेशन में रहता है, बेसिकली सर्कुलेशन में रहता है। ठीक जी। और यहाँ पे आप विदाउट योर आईडी आप एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा डॉलर परचेज नहीं कर सकते। आप चले जाइए एक्सचेंज कंपनी में। ठीक ठीक, यानी कि यहाँ पे रेगुलेशन रखी गई है, ये भी चीजें कंट्रोल में। ये गवर्नमेंट की रेट है। ठीक। देने वाले ने भी उसको 5 पैसे का फायदा भी हो रहा, उसने नहीं देना। ठीक ठीक ठीक। लेने वाले को भी पता है जी गवर्नमेंट की रेट है। ठीक हो गया। हमारे यहाँ हुआ क्या है, ब्लैक मनी से डॉलर खरीद खरीद के घरों में जो है वो उसको आपने रख लिया, आपने लॉकर्स में रख लिया। आप अभी भी मैं कहता हूँ ये देखें, लॉकर्स खोलें बैंकों के। सर अगर हम यहाँ पे कुछ देर पहले न्यूज देख रहे थे तो कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ बिजनेसमैन के घर पे छापे पड़े हैं और कुछ डॉलर्स और ये फॉरेन करेंसी बरामद हुई है। बहुत आई गेस ये सिलसिला अगर ऐसा चलता रहा तो उम्मीद है बेहतरी आ सकती है। देखिए ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है और गवर्नमेंट को ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आज की गवर्नमेंट को ना जो आज से पता नहीं कितने साल पहले की गवर्नमेंट को कर लेना चाहिए था। चले सर, अच्छा, मैं डॉलर पे थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगा। जी सर। इसमें होना ये चाहिए कि आप एक सर्टेन अमाउंट थ्रू द बैंक्स, ठीक, उसके अगेंस्ट आपकी क्या जरूरत है, उस जरूरत के अगेंस्ट आपको कितने पैसे चाहिए, फिर आपको वो एक क्राइटेरिया बना दिया जाए। एक विजिटर जा रहा है तो उसको इतने डॉलर्स की जरूरत पड़ सकती है और वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स ही उसको इशू करें अगेंस्ट आईडी। चलो बेहतर है सर। फिर आप एक सर्टेन अमाउंट परचेज कर सकें एक सर्टेन ड्यूरेशन के दौरान। ठीक है। ठीक है जी। और तीसरा बात कि आप इनकरेज करें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि वो मुल्क के लिए काम करें और ये जो ड्रेनेज होती है इसको आप रोकें, तो इससे बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह सर। बहुत बेहतरी। देखिए आपने अभी देखा, आपने मुझे बताया कि 40-50 रुपए नीचे आ गया डॉलर। जी सर। ठीक जी, मैं तकरीबन मॉनिटर नहीं कर रहा था, नहीं कह सकते लेकिन 20-25 कह सकते हैं गैस। अब मेरा ख्याल आज जो है वो 287 पॉइंट समथिंग रेट है और ये 337 से आया, तो फिर तकरीबन आपकी बात पूरी हो जाती है। ठीक है सर। ठीक जी। अब ये किस तरह आया है, जो हमने न्यूज़ में देखा कि जी मॉनिटर कर रही है गवर्नमेंट वेरी वेल, और इसकी जो ड्रेनेज थी आउट ऑफ द कंट्री उसको रोका जा रहा है। और हाँ जी, जो करेंसी डीलर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा क्रैकडाउन हो गया। ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी। आई बिलीव डॉलर की ये सारी आर्टिफिशियल जो है वो राइज है और इसको डॉलर की एग्जैक्ट वैल्यू मैं समझता हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करूँ तो वो 175 होनी चाहिए, यानी व्हेन कंपेयर टू रुपी, यानी 175 रुपीज इक्वल वो होना चाहिए एक डॉलर। बट आई बिलीव कि ये 150 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। मेरे ओपिनियन में ये 150 ही होनी चाहिए और इसके ऊपर गवर्नमेंट को बड़ी संजीदा पॉलिसीज बनाने की। बहुत शुक्रिया सर, आपने करेक्ट अमाउंट दे दी, इससे हमें काफी फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल और एक्सपोर्ट बिल में काफी डेफिसिट है, इसको कैसे सर बेहतर किया जा सकता है? देखिए इसमें अगेन मैं ये समझता हूँ नेशनलिज्म।
आपकी कौम में अनफॉर्चुनेटली नेशनलिज्म की बहुत कमी है। इंडिविजुअलिटी है ज्यादा। जी, मेंटल ग्रोथ की कमी है। हम्म, आप बिलीव करते हैं फॉरेन ब्रांडिंग पे, ठीक जी, और एक गरीब मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता कि वो जानवरों की खुराक इंपोर्ट करे। ठीक। हाँ जी, खास तबका है वो कर। बाकी तो वो बाकी चीजें तो आप छोड़े ना। ठीक। अच्छा, फिर अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क में चले जाएं, इंडिया में, उन्होंने फॉरेन ब्रांड्स की बायकॉट किया एंड दैट वेंट वेरी सक्सेसफुल। ओके। आप वहाँ पेप्सी की सेलिंग रेटिंग देख लें, तकरीबन वो प्लांट उखाड़ के ले गए हुए हैं। ठीक जी, उनके अपने हैं। और आप क्लोथिंग देख लें, वहाँ के जो गारमेंट्स हैं उनकी ब्रांडिंग देख लें, लोकल हैं। आप क्या करते हैं कि आप इसमें फख्र महसूस करते हैं क्या हम इम्पोर्टेड आइटम्स यूज कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अहमद ऐसा भी है कि आप अपनी लग्जरी जो है वो उसको मेंटेन रखने के लिए आप किसी तरह भी की भी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि इसको आप बैलेंस इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी सबसे पहले तो तमाम अननेसेसरी जो आपकी यानी इंपोर्ट्स हैं उनको आपको बंद करना चाहिए। सब कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं। बहुत सी हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि फूड है, फूड, कैट फूड, एनिमल फूड आ रहा, ऑलिव आप बहुत किस्म का इंपोर्ट कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। काफी चीजें सर अब माशाल्लाह बनने भी शुरू हो गई हैं यहाँ पे, और उम्मीद है नेक्स्ट जी उसको प्रमोट करें अपनी इंडस्ट्री। नेक्स्ट कुछ टाइम में मार्केट में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर उसके अलावा देखें आप 10-15 साल पहले चले जाएं, ये आइटम्स आपको सुपरमार्केट्स में नहीं मिलती थी। पूरी दुनिया जहान का फ्रूट जो है वो आपके पास आ रहा है। अल्लाह ताला ने आपको फ्रूट की कमी नहीं दी। सीजनल होता था, ठीक है जी, वो आप उसी सीजनल फ्रूट से जो है वो मुस्तफीद हों और एंजॉय भी करें उसको। ठीक हो गया। इन चीज़ों पे आप अपने सबसे पहले आपने अपने इंपोर्ट बिल को कम करना है। ठीक है, इंपोर्ट बिल को कम करना। अब देखिए एक्सपोर्ट्स पे ना हमारी गवर्नमेंट्स ने काम नहीं किया। ओके। मैं बिलीव करता हूँ कि उसमें बहुत सा शोर शराबा रहा है कि जी हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स, लेकिन मैंने ये देखा कि हर गुजरते सालों के साथ वो इंपोर्ट्स कम हुई हैं। इंपोर्ट्स कम हुई हैं। कोई ऐसी पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट वजह नहीं कर सकी कि हमारी इंपोर्ट्स जो है बेटर हों। मेरा कभी इंटरेक्शन होती है, जब कभी हमें कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो चाइनीज़ को भी मैंने इनके यहाँ पे इनके फॉरेन मिशंस को देखा है। इंडिया और बांग्लादेश इवन अब फिर यहाँ पे ऐसे सेमिनार्स भी होते हैं, ऐसे एक्सपोज होते हैं जहाँ पे वो कम्युनिटीज़ आती हैं, हमारी उनके साथ इंटरेक्शंस होती हैं। हर एक ने एक अपना कमर्शियल काउंसलर अपॉइंट किया हुआ है। सही। उसका काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, वो किसी भी सेगमेंट में हो। ठीक है। अब इंडियन मशीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है, फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी, तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते रहते हैं। सही। उस पर फोकस करते हैं। इसी तरह चाइनीज़ हैं, हांगकॉन्ग, थाईलैंड इवन आप देखें, थाईलैंड से यहाँ बहुत ज़्यादा फिश आती है। ओके। ठीक जी, लेकिन इनफैक्ट दे हैव अ कमर्शियल काउंसलर यहाँ पे जो अपने मुल्क के लिए अपॉर्चुनिटीज देखता है कि हम क्या इनको जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे किसी एक मुल्क में बताएं, किसी एक फॉरेन मुल्क में हमारा कमर्शियल काउंसलर हो? मेरा नहीं है। उसकी वजह है आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आपके पास है ही। आप मिनिस्टर जो है वो अगर फर्ज करें वो उसको कुछ एक्सपीरियंस है फूड आइटम्स का, तो आप उसको मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगा देते हैं। बिल्कुल सही। ठीक जी। अगर कोई कमर्शियल स्टडीज किसी ने की हुई है, आप उठा के उसको एजुकेशन में डाल देते हैं। बड़ी अजीब शफलिंग है सर, समझ नहीं आप एक ऐसा मिनिस्टर अपॉइंट करें, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, जो मैं कहता हूँ काबिल लोग, उसको 20-25 साल का तजर्बा हो। बिल्कुल, और वो फिर अपने मुल्क के लिए अपॉर्चुनिटीज करें। आपकी इंडस्ट्री ने फ्लोरिश नहीं किया। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सर। आपका टाइम भी ऑब्वियसली कीमती है, एंडिंग की तरफ चलते हैं सर। लास्ट सवाल है कि हुकूमत और पब्लिक सेक्टर अपनी क्रेडिबिलिटी सर कैसे बेहतर कर सकते हैं?
ये तो खैर काफी ही इंटरेस्टिंग सवाल है और भाई इसलिए मैंने कहा यहाँ पे एंडिंग करते इस हैं। पे जी वो बड़ा, देखें अहमद, किसी भी जगह की क्रेडिबिलिटी, चाहे वो अदारा है, वो बिजनेस है, वो हुकूमतें हैं, वो सिर्फ अपनी फंक्शनिंग से बेहतर हो सकता है। सही। और जब तक आपकी फंक्शनिंग बेहतर नहीं होगी, आपके अदारे फ्लोरिश नहीं कर सकते। सही। इनकी फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए इनमें जो एक्सटर्नल इंटरफियरेंस है ना, वो बंद होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान का एक अदारा ही दूसरे अदारे में अगर इंटरफियरेंस कर रहा है तो उसको बंद करना चाहिए। सही। होना इस तरह से चाहिए कि जितनी प्रमोशंस हैं वो मेरिट की बेसिस पे हों, अपॉइंटमेंट्स मेरिट की बेसिस पे हों। हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा। हमारे यहाँ प्रमोशंस, आपने बहुत कुछ सुना होगा पिछले दिनों में, पैसे लेके होती हैं, कृपा फरवरी है सर, या फिर किसी रिलेशन से होती हैं, फिर वो लोग जाके वहाँ डिलीवर नहीं कर पाते। फिर वही बात आ जाती है कि आपने एक मुनासिब आदमी या एक राइट पर्सन राइट जॉब के लिए नहीं आपने उसको बिठाया। सही। जब तक आप अपने अदारों को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट बिल्कुल कर दें और उनकी मॉनिटरिंग के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड हो वो। बड़ी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी सर। हम हर साल अपने एम्प्लॉइज का अप्रेजल रिव्यू करते हैं। ठीक है। ठीक जी, कि इसने हमें क्या दिया और क्या इसकी फंक्शनिंग बेहतर थी और इसने किस तरह से अपनी असाइंड जॉब को हैंडल किया। ठीक। वो एक पूरा क्वेश्चनर है, वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चनर है। उसमें देखने के बाद हम उसको वैल्यूएट करते हैं, उसकी परसेंटेज होती है। तो एक सर्टेन परसेंटेज जब वो एक्सीड करता है तो हम उसको प्रमोट करते हैं। दैट्स गुड सर। ऐसे अप्रेजल्स होने चाहिए आपके। तो मतलब ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। आप प्रोफेशनल अप्रोच अपना लें, प्रोफेशनल लोगों को ले जाएं, ऑटोमेटेड सिस्टम पे चले जाएं, एक्सटर्नल जो हमारे इदारे दूसरे करते हैं इंटरफेरेंस उसको बंद कर दें। आप देखें आपके इदारे फ्लोरिश करेंगे। सर बड़ी ज़बरदस्त आपने समरी दे दी है सर। तो सर इसी तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए दोबारा कभी हम आपको जहमत देंगे सर। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। और आपका बहुत शुक्रिया एंड इट्स अ गुड टाइम। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, फी अमान अल्लाह।